Hello, I'm Dr. Ratna Rakshit Ingole. I'm working as a consultant psychiatrist at तुलसी हेल्थ केयर गुड़गांव। आज मैं आपको कुछ समस्याएं जिनको हम लोग बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के नाम से जानते हैं, उसके बारे में कुछ जानकारी देना चाहूँगा। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स ये जो टर्म है ये यूजुअली उन कंडीशंस के लिए यूज़ की जाती है जिसमें हम लोग देखते हैं कि जो बिहेवियर्स होते हैं वो डिसरप्टिव हो सकते हैं, जो नॉर्म से डिविएट करते हैं। साथ ही साथ वो जो पर्सन हो रहा होता है, बच्चा हो रहा होता है, उसके लिए खुद के लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बाकी लोगों के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। तो ये जो टर्म है ये काफ़ी ब्रॉडली यूज़ होता है और इसके अंदर काफ़ी डिसऑर्डर्स को इंक्लूड किया जा सकता है, या ये जो टर्म है काफ़ी डिसऑर्डर्स के लिए यूज़ की जा सकती है। हम लोग ये देखते हैं कि ये जो डिसऑर्डर्स है, बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है, इनके कुछ-कुछ रिस्क फैक्टर्स है, जो कि अगर हम लोग ये देखते हैं कि ये सिचुएशंस या जो रिस्क फैक्टर है, अगर किसी के साथ हो रहा है, तो उसकी वजह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने का चांस बढ़ सकता है। ये जो लिस्ट है ये इनकम्प्लीट है, इसमें कुछ-कुछ रिस्क फैक्टर जो है मैं कुछ आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि अगर किसी के लाइफ में ट्रॉमेटिक इवेंट्स हुए हैं और साथ में अगर किसी के पेरेंट्स जो है वो सब्सटेंस यूज़ करते हैं, या कोई बच्चा इमोशनली डिटैच है अपने पेरेंट्स से, अगर किसी का सेल्फ एस्टीम लो है, या कोई सब्सटेंस यूज़ कर रहा है, या जो पीयर्स है वो अगर डिविएंट है, अगर वो किसी के साथ रह रहा है, तो हो सकता है कि ये जो सारी चीज़ें उनकी वजह से बिहेवियरल डिसऑर्डर्स होने का रिस्क बढ़ सकता है। अब जो कॉमनली बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हम लोग देखते हैं उसमें से कुछ-कुछ है, जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर्स, अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटीज डिसऑर्डर्स, गैम्बलिंग, बिहेवियरल एडिक्शंस। तो इस तरह के डिफरेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हम लोग देखते हैं। मैं आपको कुछ डिसऑर्डर्स के सिम्टम्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जैसे कि कंडक्ट डिसऑर्डर जो होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो भी जिसको ये प्रॉब्लम है उसमें जो बच्चा है या व्यक्ति है वो रूल्स फॉलो नहीं करता है। जो सोशली एक्सेप्टेबल बिहेवियर्स होते हैं काफ़ी उनसे डिविएट करता है। साथ में एग्रेशन होता है उसमें, और वो फ्रिक्वेंटली फाइट्स में इन्वॉल्व होता है। वो काफ़ी झूठ भी बोल सकता है, और जो है बाकी लोगों की तरफ क्रूएल्टी भी दिखा सकता है। तो इस तरह के, और ये जो है इसमें एक जो कॉमन हम लोग चीज़ें देखते हैं कि बाकी लोगों के जो राइट्स है उसको काफ़ी ज़्यादा वॉयलेट करता है। तो कंडक्ट डिसऑर्डर्स में इस तरह के डिफरेंट सिम्टम्स दिखते हैं। इसके साथ और अपोजिशनल डिफेंस डिसऑर्डर जो होता है, इसमें हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है, जो व्यक्ति है, वो जो अथॉरिटी फिगर्स होती है उनके साथ उसको प्रॉब्लम होती है, एडजस्ट करने में प्रॉब्लम होती है, काफ़ी डिसोबीडिएंट हो सकता है, रिफ्यूज़ करता है, जो कि चीज़ें नॉर्मली कोई फॉलो कर रहा है उसको रिफ्यूज़ कर देता है काफ़ी ज़्यादा, और उनके साथ काफ़ी फ्रिक्वेंटली आर्गुमेंटेटिव भी हो सकता है। इस तरह के हम लोग देखते हैं कि अपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर्स में सिम्टम्स होते हैं। इसके अलावा अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर्स में हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा है, जो उसको स्टडीज़ में फ़ोकस करने में प्रॉब्लम हो सकता है, रीडिंग करने में प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो एकेडमिक्स जो होते हैं उसमें उसको फ़ोकस करने में प्रॉब्लम होता है, बहुत ही जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। साथ में ये भी होता है कि वो कोई भी चीज़ को हम लोग देखते हैं कि अगर उसको कोई ग्रुप में बिठाया जाए या सोशल सेटिंग्स में, वो अगर उसका कोई पता है उसको वेट करना है, तो उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। वो उसके पहले ही अपनी चीज़ें बोलना या कोई भी एक्टिविटी करना शुरू कर देता है, और नॉर्मली जहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि वो आराम से बैठे, वहाँ पे वो बैठेगा नहीं। ही विल ट्राई टू मूव अराउंड और रन अराउंड। साथ में कॉन्स्टेंटली फिजिट करना, इस तरह के सिम्पटम्स हम लोग देखते हैं। ये साथ में और भी ये भी होता है कि उसको इन जनरल होमवर्क करना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह के सिम्पटम्स हम लोग अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर में देखते हैं। इसके अलावा और जैसे कि बिहेवियरल एडिक्शंस है, इसमें हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट टाइप के बिहेवियर्स या रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं, जैसे कि कंपल्सिवली शॉप करना, या फिर इंटरनेट एडिक्शन होना, या गेमिंग में बहुत ज़्यादा एक्सेसिवली इन्वॉल्व होना। इस तरह के डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियर्स होते हैं जो बहुत रिपीटेटिवली और परसिस्टेंटली होते हैं।
और इसके अलावा भी कुछ डिसऑर्डर्स जैसे ओसीडी भी बहुत बार बिहेवियर डिसऑर्डर्स में इंक्लूड होता है। इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एंजाइटी होता है, अंदर से डिस्ट्रेस होता है, उसकी वजह से बहुत बार रिपीटेटिव बिहेवियर्स होते हैं। तो इस तरह के डिफरेंट बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है जो हम लोग देखते हैं कि कॉमन है एज़ कम्पेयर टू अदर बिहेवियरल डिसऑर्डर्स। जहाँ तक इन बिहेवियरल डिसऑर्डर्स के मैनेजमेंट की बात आती है तो हम लोग इन डिसऑर्डर्स को मेडिकेशंस के ज़रिए मैनेज कर सकते हैं। मेडिकेशंस का रोल, डिफरेंट टाइप्स के मेडिकेशंस होते हैं जो ब्रेन में कुछ कुछ केमिकल्स को बैलेंस करने का कोशिश करते हैं। मेडिकेशंस का रोल ये होता है कि एक तो जो बीमारी के कोर सिम्टम्स होते हैं उनको एड्रेस करना, और साथ में कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड कंडीशंस होती है जैसे कि डिप्रेशन हो गया या एंजाइटी हो गया या स्लीप डिफ़िकल्टीज़ हो गई, इनको मैनेज करने के लिए भी बहुत बार मेडिकेशंस का ज़रूरत पड़ सकता है। तो एप्रोप्रिएट अगर मेडिकेशन दिए जाए तो बीमारी के जो सिम्टम्स होते हैं वो काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं। इसके अलावा साइकोथेरेपीज़ होती है जिसमें इंडिविजुअली हम लोग ये कोशिश करते हैं कि जो बच्चा है या जो व्यक्ति है उसकी कोपिंग स्किल्स को बेटर किया जाए, उसका जो एडजस्टमेंट होता है वो बेटर किया जाए, उसकी सोशल स्किल्स होती है वो बेटर की जाए। तो उसको डिफरेंट स्ट्रैटेजीज या टेक्निक्स या स्किल्स सिखाई जाती है जिसको एक तो जो उसका एडजस्टमेंट होता है और उसके वजह से होने वाले जो डिफरेंट बिहेवियर्स है वो बेटर किए जाए। बहुत बार हम लोग को जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स में उनमें फैमिली को भी इंक्लूड करना पड़ता है। तो फैमिली जो थेरेपी होती है, फैमिली साइकोथेरेपीज जो होती है, उसका पर्पस ये होता है कि फैमिलीज़ में जो मैल एडप्टिव पैटर्न्स होते हैं, मैल एडप्टिव कम्युनिकेशन होता है, उनको आइडेंटिफाई करना और उनको एड्रेस करना, ताकि जो, और इसकी वजह से अगर इस तरह की चीज़ें फैमिलीज़ को हम लोग इन्वॉल्व करते हैं, फैमिली थेरेपी करते हैं, उसकी वजह से भी जो अफेक्टेड इंडिविजुअल्स है उसको भी फ़ायदा होता है और साथ में जो फैमिली मेम्बर्स है उनको भी फ़ायदा होता है। तो ये जो बिहेवियरल डिसऑर्डर्स है इसमें हम लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा सफरिंग होती है, एकेडमिक डिफ़िकल्टीज़ हो सकती है, फैमिलीज़ में काफ़ी ज़्यादा रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, फैमिली में जो बर्डन ऑफ केयर होता है वो ज़्यादा होता है। तो अगर टाइमली इंटरवेंशन किया जाए तो जो होने वाली तकलीफ़ है वो कम हो सकती है, और साथ में हम लोग ये भी देखते हैं कि अडल्टहुड में आके जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है वो टाइमली इंटरवेंशन से वो काफ़ी कम हो जाती है। तो अगर किसी को भी बिहेवियरल डिसऑर्डर्स हैं तो अर्ली इंटरवेंशन से काफ़ी हद तक फ़ायदा हो सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे दी गई हुई जानकारी से आपको फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपके मन में कोई भी डाउट्स हैं, क्वेश्चंस है, क्वेरीज है, तो आप हम तक पहुँच सकते हैं। हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। थैंक यू।